इसके बाद तीसरा प्रमुख आक्रमण जो भारत पर हुआ वो था मोहम्मद गोरी का। लगभग 1150 ईस्वी के आसपास जो पर्सिया और ईरान, इराक और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ से गजनी जो शासक थे उनकी सत्ता समाप्त हो गई और उनका स्थान पर आ गए गौर शासक। गौर, इसी गौर वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1075 से लेकर अपनी मृत्यु तक 1203 तक भारत पर आक्रमण किए। लेकिन इसे पहली बार भारत में सफलता हासिल हुई 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में, और दूसरा था 1194 का तराइन, ये चंदावर का युद्ध था। देखेगा इसके 4 युद्ध जो है वो बहुत फेमस है। 1018 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ पर भीम द्वितीय शासक था जो बहुत शक्तिशाली शासक था, उसने गोरी को पराजित कर दिया और ये वापस लौट गया। इसके बाद ये छिटपुट घटनाएं भारत में करता रहा लेकिन सफलता नहीं मिली। इसका अगला प्रमुख युद्ध 1191 में था। इस समय देखेगा भारत की स्थिति क्या थी जब इसके आक्रमण हुए। इस समय पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों का ये युद्ध जो हुआ था, इनमें आखिर में सफलता जो हासिल हुई थी, जिस शक्ति को यह सफलता हासिल हुई वो थे गुर्जर प्रतिहार। लेकिन परिणाम ये हुआ कि 300 साल का युद्ध लड़ते लड़ते ये खुद कमजोर हो गए और गुर्जर प्रतिहार जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में, जिनमें चौहान थे, चंदेल थे और चालुक्य थे, इस तरह बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र, तोमर, छोटे छोटे राज्यों में ये लोग बट गए थे। और जब गोरी ने भारत पर आक्रमण कर रहा था तो इस समय 2 प्रमुख शक्तियां भारत में थी। एक चौहान शक्ति थी जिसका नेतृत्व जो था वो पृथ्वीराज चौहान कर रहा था, और दूसरी प्रमुख शक्ति जो थी इस समय वो थी गहड़वालों की। ये भी प्रतिहार वंश से, दोनों ही उनसे टूट के अलग अलग शाखाओं से इन्होंने अपनी शक्ति स्थापित की थी। इसका कन्नौज क्षेत्र में आक्रमण था और इसका शक्तिशाली जो इस समय शासक था उसका नाम था जयचंद। इन दोनों में आपस में दुश्मनी थी। तो 1191 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो वो इस आक्रमण में सफलता हासिल नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली शासक था जो उसने अनेक युद्धों में अपनी शक्ति को साबित भी किया था, और तराइन के पहले युद्ध में उसने 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित कर वापस भगा दिया। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने गलती की। गलती ये थी कि अगर वो चाहता तो मोहम्मद गोरी को मार सकता था और उसके आगे आने वाले खतरे को समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आसानी से बच के जाने दिया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। अगले साल तैयारी कर वो फिर तराइन के युद्ध में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान के सामने आया। उसने 1 साल कड़ी मेहनत की, तैयारी की, पृथ्वीराज चौहान की शक्ति के उसकी खूबियों के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में जाना। लेकिन इस समय के 1 साल के समय को पृथ्वीराज चौहान ने असल में गोरी को कोई महत्व नहीं दिया। उसने कहा वो हरा दिया था, अगली बार आएगा हम उसे फिर हरा देंगे। तो नतीजा ये हुआ, वो पूरी तैयारी के साथ आया था और ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था हारा गया। पृथ्वीराज चौहान की एक हार का कारण ये गहड़वाल का जयचंद भी था, जिसने इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की मदद की थी। सैनिक मदद और आर्थिक मदद दोनों तरीके से गोरी की मदद की थी, और फाइनली पृथ्वीराज चौहान 1192 में पराजित हुआ, मारा गया। और अब उत्तर भारत में गोरी वापस लौट गया। उत्तर भारत में एक शक्ति जो थी जयचंद, ये रह गई। 1194 में 2 साल बाद मोहम्मद गोरी फिर आया भारत पर आक्रमण करने, और इस बार चंदावर, कन्नौज के पास ये क्षेत्र है, यहाँ पर लड़ाई हुई जिसमें एक तरफ गोरी था और दूसरी तरफ जयचंद था। जयचंद लड़ा, उसे कहीं से मदद नहीं मिली और वो युद्ध में पराजित होकर मारा गया। और इस तरह उत्तर भारत के जो प्रमुख शासक थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, दोनों पराजित हो गए। और इस क्षेत्र में जो गोरी जो था, देखो इसने खुद शासन नहीं किया, लेकिन इसके दास थे जिनमें ऐबक, यल्दूज और
कुबाचा बहुत जो थे प्रमुख सरदार थे, ये इसके दास भी थे और सेनापति भी थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसने इन लोगों को सत्ता चलाने का भार सौंपकर ये वापस अफगानिस्तान लौट गया, जो मोहम्मद गोरी था। 1206 में मोहम्मद गोरी जो था उसकी मृत्यु हो गई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो नतीजा ये हुआ 3 प्रमुख क्षेत्रों में, जिनमें हम बात करें काबुल से लेकर लाहौर वाले क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में यलदूज ने कब्जा कर लिया। कुबाचा के पास सिंध और गुजरात का कुछ क्षेत्र, ये क्षेत्र था जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कुबाचा ने कब्जा कर लिया और दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था। तो उसने वहां पर अपनी सत्ता इस्टेब्लिश कर ली उसके मरने के बाद। और फाइनली 1206 में भारत में एक नई सत्ता इस्टेब्लिश हुई, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, दास वंश, मामलूक वंश, दिल्ली सल्तनत और सल्तनत काल, इन नामों से जानते। देखिए दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, जब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो उसका राजधानी, जो मुख्य क्षेत्र था, राजधानी थी, वो दिल्ली थी, इसलिए उसी नाम पर इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। सल्तनत क्यों कहते हैं, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने आपको सुल्तान कहा। उसके बाद मुस्लिम शासकों में ये परंपरा स्थापित हो गई, वो अपने आप को सुल्तान कहने लगे, यानी पृथ्वी पर खलीफा का प्रतिनिधि, और उसके लिए वो खलीफा से एक अधिकार पत्र प्राप्त करते थे। दरअसल ये जो शासक, कोई भी शासक है, उसकी सत्ता जो है वो जन समर्थन पर टिकी होती है, चाहे वो कोई भी शासक हो, चाहे वो आज के समय लोकतांत्रिक सिस्टम वाला शासक हो, चाहे प्राचीन कालीन अनुवांशिक परंपरा से आने वाले राजतांत्रिक शासक रहे हो, उन सबको अपनी सत्ता स्टैब्लिश करने के लिए जनता की आवश्यकता थी। जो राजतांत्रिक तरीके के राजा थे, उनका शासन का अधिकार मजबूत सेना होती थी, और सेना जो थी वो जनता से आती थी। जनता का जितना गहरा समर्थन उसके साथ था, तो जनता जो थी उसके लिए अपने प्राण गंवाने के लिए तत्पर रहती थी। ऐसी तरह अगर हम आज की बात करें, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो हम देखते हैं कि इस समय जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, इसमें चुनाव के द्वारा होता है। प्रतिनिधि जो है, राजा जो है, वो चुनाव के द्वारा चुना जाता है, जनता का प्रतिनिधि, और जनता, जिसके पास जनता का बहुमत, वही शासन करता है। तो यानी जनता की जन समर्थन की आवश्यकता उन्हें भी थी और इन्हें भी थी। तो सुल्तान की उपाधि लेकर अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि इसलिए कहा गया क्योंकि जो इस्लाम जगत में के रहने वाले खुद को मुसलमान बोलते थे, उन लोगों की आस्था जो थी वो खलीफा के प्रति थी, और इसलिए इन लोगों ने उनका जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा कि हम जो है, हम खलीफा के प्रतिनिधि हैं, ताकि ये लोग विद्रोह ना करें। ये जो जिहाद का जो नारा दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए सारा काम कर रहे हैं और वो खलीफा के प्रतिनिधि है। तो खलीफा में आस्था रखने वाले जितने भी लोग थे वो सुल्तान का समर्थन करते थे। तो धर्म का प्रयोग जैसे आज के समय भी में किया जाता है, अब से 50 साल पहले भी होता था, और प्राचीन काल से लेकर आज तक सत्ता को मजबूती देने के लिए बहुत सारे आधार होते हैं। उनमें एक धर्म जो है, ये भी एक प्रमुख आधार पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जो है वो आमतौर पर धर्म से संचालित होता है, तो व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता अपने धर्म को देता है। इसलिए राजनीतिज्ञों या शासकों की मजबूरी होती है कि वो धर्म को अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें, और उसका प्रयोग जो है जितने भी शासक होते हैं सब लोगों ने पहले भी किया है और आगे भी, जैसे कि स्थिति बनी हुई है तो लगता है कि आगे भी ये परंपरा जो है वो हजारों सालों से जो चली आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी। तो क्योंकि यहाँ के शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे, तो ये दिल्ली सल्तनत थी। अब आता है दास वंश या मामलूक वंश के बारे में, ऐसा क्यों कहा गया इन शासकों को, देखेगा। दास वंश के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र को जिस व्यक्ति ने विजय किया, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र को,
उसका नाम था मोहम्मद गोरी। लेकिन गोरी की कोई संतान नहीं थी, वो बिना किसी उत्तराधिकारी के वो 1206 में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और उसके जो प्रमुख सेनापति थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, यलदूज जिसने काबुल से लाहौर वाला क्षेत्र कब्जा लिया, सिंध वाला क्षेत्र जो था वो कुबाचा के नियंत्रण में आ गया, और दिल्ली से, लाहौर से लेकर दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र सारा जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे में था। ये जो थे उसके पुत्र रहे थे, ये कुतुब मोहम्मद गोरी के दास थे, क्योंकि ये लोग जो थे जिन्होंने इस सत्ता को स्टैब्लिश किया वे दास थे, किसी ना किसी के दास थे, और उसके बाद वो राजा बन गए, इसलिए इस वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक थ्योरी और है, मामलूक वंश। मामलूक ऐसे लोगों को बोला जाता है जो प्रारंभ में तो दास थे, लेकिन बाद में उन्हें दासता से मुक्ति मिली और वो सत्ता पर बैठ गए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जब गद्दी पर बैठा तो ये दास था, लेकिन 1208 में इसे जो गजनी में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था उसने इसे दासता से मुक्त कर दिया था, तो इसकी दासता मुक्त हो गई थी। इसी तरह इसके बाद के जो शासक थे वो पहले दास थे, लेकिन बाद में वो जब वो गद्दियों पर बैठे उस समय वो दास नहीं थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्व में किसी के दास थे और बाद में स्वतंत्र होकर उन्होंने गद्दी हासिल की, इसलिए एक नाम इस वंश को मामलूक वंश के भी कहा जाता है।